परागण, निषेचन तथा भ्रूणकोश व भ्रूण का परिवर्धन। हमने परागकणों के बारे में इससे पीछे वाले अध्याय में हमने अध्ययन किया था। परागकण क्या होते हैं, उनका विकास किस प्रकार होता है। आज हम बात करेंगे परागण के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि परागण होता क्या है। ध्यान रखना, परागकण और परागण दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो हम बात करेंगे आज परागण की। परागण होता क्या है, किसे कहते हैं परागण? तो जब किसी पुष्प के परागकोश स्फुटन द्वारा परागकण उसी पुष्प या उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परागण कहते हैं। परिभाषा देखिए आप कि जब किसी पुष्प के परागकोश स्फुटन, हमने परागकोश स्फुटन के बारे में पढ़ा था। लंबवत, कपाटीय, छिद्र में अनुप्रस्थ स्फुटन होता है परागकोश का। अलग अलग प्रकार से परागकोश स्फुटित होते हैं, यानी वो फूटते हैं। और परागकोश स्फुटन के द्वारा फिर वहां से क्या निकलते हैं? परागकण, पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। और वह पोलन ग्रेन्स उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं या उस पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो उसे हम परागण कहते हैं। मान लीजिए हम एक छोटे से डायग्राम के द्वारा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पुष्प है, पुष्प वाला पौधा है और ये परागकोश है। अब जब परागकोश क्या हो रहा है, स्फुटित हो रहा है, यहां से हमारा स्फुटित होगा। जब स्फुटित होगा तो यहां से क्या निकलेंगे? पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, परागकण निकलेंगे। और ये परागकण किन्हीं माध्यमों के द्वारा, आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग माध्यमों के द्वारा ये पहुंचते हैं। तो परागकोश के स्फुटन के पश्चात जब ये परागकण बाहर निकलते हैं और वो किन्हीं माध्यमों के द्वारा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ये वर्तिकाग्र है, ये उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि परागण वह क्रिया होती है जिसमें पुष्प के परागकण कहां पर पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं किन्हीं माध्यमों के द्वारा। ये तो हो गई परागण की बात। अब परागण कई माध्यमों के द्वारा, परागण कई माध्यमों के द्वारा होता है। जैसे कीट द्वारा, तो कीटों के द्वारा होगा उसे कीट परागण कहेंगे। वायु के द्वारा परागण होता है, तेज हवा चलती है, परागकण उड़कर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जल के द्वारा भी परागण होता है। इसी प्रकार पक्षियों के द्वारा,
जानवरों के द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा कुछ पुष्प, अभी हम आगे पढ़ेंगे, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो दिन में बंद रहते हैं और रात्रि में ही क्या होते हैं, खुलते हैं। और चमगादड़ आपको पता है रात्रि में विचरण करता है। तो ऐसे पुष्प जो रात्रि में खुलते हैं, दिन के समय बंद रहते हैं, तो जब बंद रहेंगे तो परागण उनमें हो नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के पुष्पों के अंदर, पादपों के अंदर चमगादड़ों द्वारा परागण होता है। इसी प्रकार चींटियों द्वारा भी परागण होता है और घोंघों द्वारा। ये परागण के क्या हैं, माध्यम हैं, जिनके द्वारा किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प या अन्य पादप के पुष्प पर उनके वर्तिकाग्र पर क्या पहुंचते हैं, परागकण। और उनको पहुंचाने का काम कौन कर रहे हैं, ये माध्यम कर रहे हैं, कीट कर रहे हैं, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, चमगादड़ों, चींटियों और घोंघों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब आता है आपके परागण के प्रकार। परागण की परिभाषा हमने देख ली कि परागण किस प्रकार होता है। अब परागण के प्रकार की यदि हम बात करें तो परागण दो प्रकार का होता है, स्वयं परागण और दूसरा होता है पर परागण। परागण दो प्रकार से संपन्न होता है, स्वयं परागण और पर परागण। स्वयं परागण देखिए क्या होता है। स्वयं परागण जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे क्या कहते हैं, स्वयं परागण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक पादप है, ये पुष्प है इसके, तो यदि कोई एक पुष्प है उसमें क्या है, ये द्विलिंगी है, इसमें परागकोश पुंकेसर भी है और क्या है, जायन भी है, तो उसके जो परागकोश के परागकण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। पुष्प एक ही है, इसमें वर्तिकाग्र वाला भाग भी है और क्या है, आपके परागकोश वाला भाग भी है। तो जब एक ही पुष्प के परागकोश के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाते हैं उसे स्वयं परागण कहते हैं। या फिर एक पुष्प के ये परागकण स्फुटित होकर बाहर निकलकर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की, अब ये मान लो यहां पर अब उसी पुष्प पर ना होकर ये दूसरा पादप है, दूसरा पुष्प है, पौधा एक ही है, पुष्प अलग अलग है। इस बार इस पुष्प के परागकण निकलकर या तो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, उसे स्वयं परागण कहते हैं, या फिर इस पुष्प के परागकण निकलकर उसी पादप पर स्थित किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वयं परागण कहते हैं। ठीक है। अब स्वयं परागण
स्वयं परागण दो प्रकार से होता है। स्वयं परागण दो प्रकार से होता है। पहला है स्वक युग्मन। क्या है पहला? स्वक युग्मन। क्या होता है? यदि किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इसे स्वक युग्मन कहते हैं। इसका यदि हम उदाहरण की बात करें तो मटर में स्वक युग्मन होता है। अभी हमने यहां पर देखो स्वयं परागण की परिभाषा में दो चीजों के बारे में डिस्कस किया है कि या तो जिस पुष्प से परागकण निकल रहे हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंच जाए, या जिस जो पौधा है जहां पर परागण की क्रिया हो रही है तो पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसे हम परागण कहते हैं। तो स्वक युग्मन में क्या हो रहा है? स्वक युग्मन में क्या हो रहा है कि जो परागकण है वो निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचेंगे। यहां से परागकण मान लो ये आपके परागकोश से यहां से स्फुटन हुआ और स्फुटन होने के बाद में ये जो परागकण है वो निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचते हैं। स्वक युग्मन में क्या होता है कि जिस पुष्प के परागकण होते हैं वो परागकण निकलकर स्फुटित होकर परागकोश के वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इसका उदाहरण है मटर। दूसरा स्वयं परागण में पहला हमने पढ़ लिया स्वक युग्मन, दूसरा आता है सहजात पुष्पी परागण। सहजात पुष्पी परागण। अब देखो सहजात पुष्पी परागण में क्या हो रहा है? स्वक युग्मन में हमने देखा था कि एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इसमें सहजात पुष्पी में ऐसा नहीं होता। जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे सहजात पुष्पी परागण कहेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि पौधा एक ही है, पुष्प, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि पुष्प दो अलग अलग हैं। एक पुष्प के परागकण हैं और वह परागण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। स्वक युग्मन में तो हमने देखा था कि जो परागकण हैं जहां से परागण निकले हैं और जहां पर वो वर्तिकाग्र पर पहुंचे हैं तो पुष्प एक ही है, वर्तिकाग्र और जो परागकण हैं वो एक ही पुष्प के हैं। लेकिन सहजात पुष्पी परागण में ऐसा नहीं हो रहा। उसमें एक पुष्प के परागण है और दूसरे पुष्प की क्या है? वर्तिकाग्र है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक पुष्प है और ये परागकोश है इसके, और यहां पर एक पुष्प और है, ये वर्तिकाग्र है। दो पौधा एक ही है
पुष्प क्या है, अलग अलग है। अब यहां से परागकोश स्फुटित होगा और जो पोलन ग्रेन्स है, परागकण है, वो निकलेंगे और वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस वर्तिकाग्र पर। तो पौधा एक है, पुष्प क्या है, अलग अलग। तो दोनों जब पादप के अंदर परागकण और वर्तिकाग्र अलग अलग पुष्पों पर होता है तो उस प्रकार के परागण को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। और इसका उदाहरण है आपके ककड़ी आदि। तो इस प्रकार जो स्व परागण है वो भी स्व परागण है वो भी पूरे दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वयुग्मन, जिसमें एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। दूसरा है सजात पुष्पी, जिसके अंदर पादप एक ही है लेकिन पुष्प के परागण दूसरे उसी पादप पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। इसे हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। अब हम बात करेंगे स्व परागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन, यानी जो स्व परागण होता है वो होता क्यों है, ऐसे कौन से कारण हैं पादपों के अंदर या पुष्पों के अंदर, ऐसी कौन सी युक्तियां हैं जिनके कारण उनके अंदर स्व परागण ही होता है, पर परागण नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि जो स्व परागण हो रहा है वो क्यों हो रहा है पादपों के अंदर, पर परागण भी हो सकता है उनके अंदर, पर परागण क्यों नहीं हो रहा, तो वो युक्ति हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है, सबसे पहली युक्ति या सबसे पहला जो अनुकूलन है वो है आपके उभयलिंगिता। उभयलिंगिता, यदि पादप उभयलिंगी हो, यदि पादप कैसे हो, उभयलिंगी हो या पुष्प द्विलिंगी हो तो उनमें क्या होता है, स्व परागण, तो उनमें स्व परागण होता है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली शर्त क्या है, उभयलिंगिता। कि यदि पादप उभयलिंगी हो, जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्प हो, या कोई पुष्प है वो कैसे हो, द्विलिंगी हो, जिसमें क्या हो, जायंग भी हो और क्या हो, पुमंग भी हो। तो यदि इस प्रकार के पुष्प हैं, द्विलिंगी पुष्प हैं या पादप उभयलिंगी है, तो उनमें क्या होगा, उनके अंदर आराम से स्व परागण हो जाएगा। इसका उदाहरण है मटर। मटर के अंदर क्या होता है, स्व परागण होता है, क्योंकि मटर का पौधा कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। दूसरा जो अनुकूलन है वो है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, अब समकाल पक्वता क्या है, देखिए सम का मतलब होता है समान, काल का मतलब होता है समय, पक्वता का यानी परिपक्व होना। यानी जब पुमंग व जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं, यानी जब पुमंग व जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, समकाल पक्वता। यदि जब पादपों के अंदर पुमंग और जायांग दोनों साथ साथ परिपक्व हो जाते हैं तो उनके अंदर अधिक संभावना होती है स्व परागण की, पर परागण की नहीं हो पाती। यदि पुमंग और जायांग यानी नर जन्नांग और मादा जन्नांग, किसी पुष्प के नर जन्नांग यानी पुमंग, मादा जन्नांग यानी जायांग, जब नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, स्व परागण की ज्यादा संभावना होती है और इसे हम क्या कहते हैं, समकाल पक्वता कहते हैं। अब इसी में आगे क्या होता है कि जब परागकोश का स्फुटन होता है, परागकोश के स्फुटन के समय वर्तिकाग्र ग्राही होते हैं, वर्तिकाग्र
ग्राही होते हैं। ठीक है, और इसके जो उदाहरण है वो है आपके गुल अब्बास और सदाबहार। तो समकालिकता में क्या हो रहा है कि कोमल और जायांग है, दोनों एक साथ परिपक्व हो रहे हैं, लगभग एक ही समय में ये परिपक्व होते हैं। ठीक है, एक साथ परिपक्व होने के कारण उनके जो परागकण है परागकोश के, वो आसानी से वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तीसरा अनुकूलन है अनुन्मील्यता। अब देखो अनुन्मील्यता क्या होती है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जिनके पुष्प कभी भी खुलते नहीं हैं। अतः इस प्रकार के पौधों में केवल स्वयं परागण ही संभव हो पाता है। उदाहरण इसका कनकोवा, एक पादप का नाम है कनकोवा, जिसके अंदर ये अनुन्मील्यता पाई जाती है। इसमें कहने का मतलब क्या है कि कुछ पादपों के पुष्प इस प्रकार होते हैं, वो दिन में रात में कभी खुलते ही नहीं है, या खुलते हैं तो बहुत कम समय के लिए खुलते हैं। तो ना खुलने के कारण क्या होगा, आप खुलेंगे नहीं तो उनमें परपरागण की जो संभावना है वो तो वैसे ही समाप्त हो गई, यानी दूसरे पुष्प के पुंकेसर के जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि पुष्प तो क्या है, बंद है। इसलिए उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या संभव हो पाता है, स्वयं परागण संभव हो पाता है। अब आता है हमारा दूसरा बिंदु, परपरागण। स्वयं परागण के बारे में हमने पढ़ लिया कि एक ही पुष्प के परागकण है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो उसे हम स्वयं परागण कहते हैं। ठीक है, स्वयं परागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, स्वयुग्मन और सजाग पुष्पी स्वयं परागण, दो प्रकार से होता है। फिर उसके हमने युक्तियां भी देखी, अनुकूलन देखे कि भाई स्वयं परागण होता है पादपों के अंदर, तो वो क्यों होता है। अब हम बात करेंगे परपरागण की। जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रकार के परागण को परपरागण कहते हैं। जब किसी पुष्प के परागण उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, है ना, एक पौधा है, उसके पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब किन्हीं माध्यमों के द्वारा पहुंच जाते हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, परपरागण कह रहे हैं। जैसे कि मान लो ये एक पादप है, ये परागकोश है, और ये परागकोश से यहां से क्या निकल रहे हैं, परागकण निकल रहे हैं, पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं। एक पुष्प उसी जाति का एक पुष्प है और
ये आपके समझ लो ये हो गई आपके वर्तिकाग्र हो गई, स्टिग्मा है यहाँ पर। तो इस पुष्प के जब परागकण निकलकर किसी अन्य पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। यदि ये परागण इसी पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तब तो पर परागण नहीं होता, तो क्या होता है, स्वयं परागण होता है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो पर परागण के अंदर एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। अब है आगे हम पढ़ेंगे पर परागण की युक्तियां या अनुकूलन। हमने पढ़ा था स्व परागण की युक्तियां में, अनुकूलन में पढ़ा था जैसे उभयलिंगी, और अब हम पढ़ेंगे पर परागण की युक्तियां या अनुकूलन। ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके कारण पुष्पों के अंदर पर परागण संभव हो पाता है। पहला देखिए आप, स्वे बंध्यता। स्वे बंध्यता क्या होता है, स्वे बंध्यता पहला अनुकूलन, पर परागण का पहला अनुकूलन या पहली युक्ति का नाम है स्वे बंध्यता। कुछ पादपों के पुष्पों के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात भी अंकुरित नहीं होते, किन्हीं कारणों से अंकुरित नहीं होते, फर्टाइल नहीं होंगे वो। कौन, परागकण, यानी परागकण पहुंच चुके हैं वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के किसी वर्तिकाग्र पर, लेकिन फिर भी उनमें क्या नहीं होता, अंकुरण नहीं होता। अतः इस प्रकार के पादपों में पर परागण ही संभव हो पाता है। स्व परागण की तो संभावना ही समाप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि यदि एक ही पुष्प के परागण है वो उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर के वर्तिकाग्र पर जब पहुंच रहे हैं परागण, तो उनमें क्या नहीं हो रहा, अंकुरण नहीं हो रहा, और जब अंकुरण नहीं होगा तो फिर आगे भ्रूण का विकास नहीं हो पाएगा। तो अब उनके पास में क्या ऑप्शन बच जाता है, उनके अंदर इस प्रकार के पौधों में के पास ऑप्शन बनता है पर परागण का। फिर वो क्या करते हैं, किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर वो क्या करते हैं, पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं के पादप पर वर्तिकाग्र पर पहुंचने में तो वो क्या नहीं हो रहे, अंकुरित नहीं हो रहे। इसका उदाहरण है रानी बेल, अंगूर आदि। तो यह है आपके स्वे बंध्यता। दूसरा है इसका एक लिंगता। एक लिंगता हमने स्व परागण में देखा था उभयलिंगिता। पुष्प कैसे उभयलिंगिता में क्या पुष्प क्या हो रहे थे, द्विलिंगी थे। अब क्या होता है एक लिंगिता में, क्या है, यदि पुष्प एक लिंगी है अर्थात या तो पुष्प में क्या है, जायांग उपस्थित हो, या पुष्प में पुमंग उपस्थित हो, तो इस प्रकार के पादपों में
स्वपरागण संभव नहीं हो पाता। संभव नहीं हो पाता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुष्प क्या है? एकलिंगी है, या एकलिंग का मतलब या उसके पास में पुष्प में क्या है? जायांग है या क्या है? पुमंग है। यदि पुमंग है तो जायांग नहीं है, जायांग है तो उसके पास पुमंग उपस्थित नहीं होगा। तो स्वपरागण के लिए पुष्प में दोनों जायांग और पुमंग दोनों ये ऑर्गन से ये उपस्थित होने चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा हो नहीं रहा है कि या तो जायांग होगा या फिर क्या होगा? पुमंग है। जब दोनों में कोई एक चीज उपस्थित होगी तो फिर वहां पर स्वपरागण तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपके परपरागण ही होता है। तीसरा अनुकूलन है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता। अब देखो क्या है भिन्न काल पक्वता, कि जब किसी पुष्प में पुमंग व जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? भिन्न काल पक्वता कहते हैं। भिन्न काल पक्वता कहते हैं। यानी कोई पादप है, उसमें पुष्प है, तो उसमें पुमंग और जायांग तो है, मान लो उपस्थित हैं, लेकिन जब मान लीजिए पुमंग परिपक्व हो गया है तो जायांग कैसा रहेगा? अपरिपक्व रहेगा। या जायांग पहले परिपक्व हो जाएगा, तो जब जायांग परिपक्व हो जाएगा तो पुमंग कैसा रह जाएगा? अपरिपक्व रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पुमंग और जायांग जो दोनों जो ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं, वो दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, अलग अलग समय में होते हैं। पहले एक होगा, एक परिपक्व होगा, फिर उसके बाद में दूसरा परिपक्व होगा। दोनों एक साथ कभी भी नहीं होते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता कहते हैं। अब जब पुमंग और जायांग दोनों अलग अलग समय में आपके परिपक्व होंगे, तो जाहिर सी बात है फिर उनके अंदर स्वपरागण की तो संभावना ही समाप्त हो जाएगी। तो उनमें क्या होगा? परपरागण ही संभव होता है। अब ये जो भिन्न काल पक्वता है वो भी दो प्रकार की होती है। भिन्न काल पक्वता दो प्रकार की होती है। भिन्न काल पक्वता दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपके पुंपूर्वता। अब पुंपूर्वता क्या होता है कि जब परागकोश का परिपक्वन वर्तिकाग्र से पहले हो जाए तो इसे पुंपूर्वता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब परागकोश का परागकोश पहले परिपक्व हो जाता है, और जब परागकोश परिपक्व होता है तो क्या नहीं होता? आपके वर्तिकाग्र है वो परिपक्व नहीं होती। यानी पुमंग पहले परिपक्व हो रहा है, और जब पुमंग परिपक्व होता है तो जायांग उस समय अपरिपक्व रहती है। तो जब परागकोश का परिपक्वन वर्तिकाग्र से पहले हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं?
पुम पूर्वता कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा आपके गुड़हल, कपास आदि पादपों में। भिन्नकाल पक्वता का मतलब यही है कि पुमंग और जायांग यानी परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक साथ में परिपक्व नहीं होते, अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, इसलिए इसका नाम ही भिन्न काल पक्वता है। भिन्न यानी अलग, काल यानी समय, पक्वता यानी परिपक्वन। तो इसमें जो भिन्न काल पक्वता ये भी दो प्रकार की होती है। पहला है पुम पूर्वता, ये जब परागकोश का परिपक्वन वर्तिकाग्र से पहले हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पुम पूर्वता कहते हैं। और उसके बाद में दूसरा है इसका स्त्री पूर्वता। इसका बिल्कुल विपरीत कर लीजिए आप। स्त्री पूर्वता में, पुम पूर्वता में क्या हो रहा था, परागकोश पहले परिपक्व हो रहा था, वर्तिकाग्र उसके बाद में परिपक्व हो रहा था। अब इसमें क्योंकि इसका नाम स्त्री पूर्वता है, पूर्वता यानी पहले, पूर्वता का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पहले। तो यहाँ पर स्त्री पूर्वता इसका मतलब क्या है, जब वर्तिकाग्र का परिपक्वन, जब वर्तिकाग्र का परिपक्वन परागकोश से पहले हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता कहते हैं। स्त्री पूर्वता कहते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत हो गया पुम पूर्वता के। यहां पर वर्तिकाग्र है, उसका परिपक्वन पहले हो रहा है और परागकोश का परिपक्वन उसके बाद में हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता। अगला है आपके अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी। अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी। अब देखो क्या होता है अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी के, जब परागकोश और वर्तिकाग्र में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो जाता है, किसी भी कारण से परागकोश और वर्तिकाग्र में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, या आप कह सकते हो कि भाई परागकोश के जो परागकण है उनको वर्तिकाग्र तक पहुंचने में कुछ बाधाएं जब उत्पन्न हो जाती हैं, बीच रास्ते में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसे हम अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी कहते हैं। जब परागकोश व वर्तिकाग्र के मध्य किसी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इसे अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी कहते हैं। यानी परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण परागकोश के परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने में कठिनाई होती है, आसानी से वो पहुंचते नहीं है वर्तिकाग्र पर। तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को हम हर्कोगेमी या अवरुद्ध परागणता कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, हर्कोगेमी कहते हैं। जैसे आप देखा होगा जो कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में, कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में
वर्तिकाग्र की लंबाई कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में वर्तिकाग्र की लंबाई परागकोश से अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। अब वर्तिकाग्र की लंबाई अधिक है, परागकोश की लंबाई क्या है, कम है। मान लीजिए वर्तिकाग्र की ये इस प्रकार वर्तिकाग्र की लंबाई ज्यादा हो गई और ये आपके परागकोश की लंबाई क्या है, कम है। तो यहां से जो परागकण है वो यहां पर पहुंच नहीं पाएगा। तो दोनों में क्या संरचनात्मक, हमने क्या बात की, संरचनात्मक अवरोध आ जाता है, यानी इन दोनों की संरचना के अनुसार इनमें अवरोध आ रहा है। संरचनात्मक अवरोध है क्या, यहाँ पर यदि हम संरचनात्मक अवरोध की बात करें तो यहाँ पर संरचनात्मक अवरोध क्या है, लंबाई है, दोनों की लंबाई। वर्तिकाग्र की लंबाई अधिक है, परागकोश की लंबाई क्या है, कम है। तो ये लंबाई है वो इन दोनों के मध्य में क्या स्वयं परागण नहीं होने दे रहा, ये इनके मध्य में क्या है, अवरोध है। तो हर्कोगेमी का मतलब यही है कि परागकोश में वर्तिकाग्र के मध्य किसी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इसे हम अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी कहते हैं। जैसे कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में वर्तिकाग्र की लंबाई क्या होती है, वो परागकोश से अधिक होती है, जिसके कारण इनमें फिर वो स्वयं परागण नहीं हो पाता। एक और कुल के पादप कलिहारी कुल के पादपों में, कलिहारी कुल के पादपों में परागकोश स्फुटन इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है कि परागकण दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो परागकोश का स्फुटन इस प्रकार होगा कि जो परागकण उसमें से निकलेंगे स्फुटन से, वो बहुत ज्यादा दूर दूर जाकर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इसलिए इस प्रकार के पादपों में भी क्या स्वयं परागण नहीं हो पाता, पर परागण ही संभव हो पाता है। और अंतिम इसका जो अनुकूलन है पर परागण का वो होता है विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व, ये देखो क्या होता है विषम वर्तिकात्व, कि एक पादप होता है प्रिमुला, इसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। प्रिमुला में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कैसे दो प्रकार के पुष्प पाए जा रहे हैं कि एक पुष्प में वर्तिकाग्र लंबी व पुंकेसर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसी प्रकार एक पुष्प में पुंकेसर तो पुंकेसर लंबे व वर्तिकाग्र छोटी होती है, वर्तिकाग्र छोटी होती है। तो इस प्रकार के पुष्पों में स्वयं परागण संभव नहीं हो पाता। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो प्रिमुला नामक पादप है इसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जा रहे हैं। एक पुष्प में तो क्या है कि वर्तिकाग्र की लंबाई अधिक है और पुंकेसर क्या है, छोटे। वर्तिकाग्र लंबी है, स्टिग्मा लंबी है और आपके पुंकेसर क्या है, छोटे हैं। और दूसरे प्रकार का एक पुष्प और है जिसमें
अब पुंकेसर क्या है, लंबे हैं, लेकिन वर्तिकाग्र क्या है, छोटी है। तो अब बैलेंस नहीं है किसी में भी, जहां पर वर्तिका लंबी है तो दूसरे पुष्प की वर्तिका क्या है, छोटी है। जहां पर पुंकेसर छोटे हैं, दूसरे पुष्प के पुंकेसर क्या है, लंबे, तो उनमें आपस में क्या नहीं हो सकता, स्वयं परागण की तो संभावना ही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि स्वयं परागण के लिए कंडीशन क्या होती है, स्वयं परागण के लिए यदि हम देखें तो पुंकेसर व वर्तिकाग्र लगभग कैसे होने चाहिए, समान लंबाई वाले, समान लंबाई वाले होने चाहिए। और यहां पर दोनों प्रकार के पुष्पों में अलग अलग लंबाई है, कहीं पर वर्तिकाग्र लंबी है तो कहीं पर पुंकेसर, उसी पुष्प का पुंकेसर छोटा है। जिस पुष्प का पुंकेसर लंबा है उस पुष्प की वर्तिकाग्र क्या है, छोटी है। तो उनमें आपस में क्या होगा, परागकण है वो वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे जो पुष्प हैं उनके अंदर क्या होता है, पर परागण ही संभव हो पाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, विषम वर्तिकात्व कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपके स्वयं परागण पर परागण दोनों की हमने परिभाषाएं देख ली, और किस कंडीशन के कारण हो रहा है, स्वयं परागण क्यों होता है, पर परागण क्यों होता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आगे की वीडियो के अंदर हम कुछ इस अध्याय के बारे में